शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा के पिछले एपिसोड में हमने दो टॉपिक को कवर किया था, जिसमें पहले में इस पुस्तक की भूमिका को लिखते हुए किस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम.एस. अणे ने भारी असहमतियां जताई थी गोलवरकर की राष्ट्रवाद की भावना को लेकर। इसी कारण आगे आने वाले एडिशंस में उनकी लिखी हुई भूमिका को हटा दिया गया था और दूसरे टॉपिक के जरिए हमने जाना कि गांधी जी की मृत्यु के बाद किस तरह आरएसएस के ऊपर देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने प्रतिबंध लगा दिया था और गोलवरकर के साथ उनके पत्र व्यवहार को भी हमने जाना। उसके बाद ये एक महज हाशिए पर धकेल दिया गया संगठन बन गया, जिसके बाद उसे अपने हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पुनः निर्मित करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके लिए उसे एक राजनीतिक मुखौटे की जरूरत थी। और लगातार संघ द्वारा इस बात का विरोध किया जाता रहा कि यह पुस्तक दरअसल गोलवरकर द्वारा लिखी ही नहीं गई है। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक है हम हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा का लेखक कौन। जैसा कि पिछले एपिसोड में ही हमने जान लिया था कि आरएसएस और गोलवरकर खुद इस बात से साफ इनकार करने लगे थे आगे जाकर कि ये किताब उन्होंने लिखी ही नहीं है। तो आज के एपिसोड में पिछले एपिसोड की रोशनी के तहत ही हम बात करेंगे। चलिए, ये जानना काफी रोचक और अचंभित करने वाला है कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार आरएसएस ने खुद को इस किताब से अलग करने की कोशिश की। इस किताब के बारे में जिस तरह के परस्पर विरोधाभासी बयान, जिसमें से कुछ की जांच हम आगे करेंगे, दिए गए, उनसे साफ पता चलता है कि आरएसएस कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और यह एक ऐसा संगठन है जो दो मुंहेपन पर फलता फूलता है। फुटनोट 105। द टाइम्स ऑफ इंडिया संपादकीय संघ ट्रिपल स्पीक 26 अगस्त 2002। तो शमसुल इस्लाम जी ने तो सिर्फ दो मुहा कहा है, जबकि टीओआई ने यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 मुहा कहा है। आरएसएस द्वारा इस किताब से खुद को अलग करने के लिए की गई सारी घोषणाओं की जांच करने के बाद आपको ये बयान भी कम लग सकता है। तो अब ये जो चर्चा है, ये संसद में मिनट्स के तौर पर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की गई थी, उसके बिहाफ पर शमसुल इस्लाम जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे एक वीडियो क्लिप देखने की दरख्वास्त करूंगी। सुनिए जरा ध्यान से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस किताब में अंतर्निहित फांसीवादी विचारों के मुद्दे को 28 मार्च 1998 को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चल रही बहस के दौरान उठाया। वे इस बात से व्यग्र थे कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आरएसएस के निर्देशों पर चल रही है, जिसके वैचारिक गुरु ने यह किताब लिखी। उनके अनुसार इस किताब में फांसीवादी विचार हैं और ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का पाठ पढ़ाती है, जो देश की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक नीति के लिए अत्यंत हानिकारक है। तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहने के लिए हस्तक्षेप किया कि गोलवरकर इस किताब से खुद को अलग कर चुके थे और एक घोषणा की थी कि उनका इस किताब से कोई सरोकार नहीं। हालांकि इसे साबित करने के लिए वे कोई प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। फुटनोट 106। टाइम्स ऑफ इंडिया 19 मार्च 1998। तो संसद में चल रही इन सभी बहसों का हम तक जो ब्यौरा पहुंचा सके हैं शमसुल इस्लाम जी, उसके पीछे सबसे मुख्य वजह यह है कि ये सारी बातें संसद में मिनट्स के तौर पर लिखित में रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी कि दर्ज की जाती हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी खुद बतौर स्पीकर इस बात को मना करते हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी सरकार की नीतियों पर उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं, तो धनखड़ जी साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि ये सभी बातें जो हैं संसद की कार्यप्रणाली में मिनट्स के तौर पर दर्ज नहीं की जाएंगी। यकीन नहीं आया तो सुनिए ये वीडियो, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मुखातिब होती हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ये शूद्र का कर्तव्य है। एक चीफ मिनिस्टर बोलता है, इस देश का एक चीफ मिनिस्टर यह भाषा बोलता है, उसको निकाल दो। जो व्यक्ति का जो मन में ये है वो क्या कानून। सुनने के बाद मेरी कही बात पर आपको विश्वास आ गया होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने द फासिस्ट आइडेंटिफाइड शीर्षक से
डेविड फ्रॉली का ये लेख छापा। इस आलेख ने किताब के लेखक के बारे में एक और स्पष्टीकरण पेश किया। उनके अनुसार जो लोग आरएसएस को एक फांसीवादी संगठन कहते हैं, वे महान भारतीय क्रांतिकारी वीर सावरकर के बड़े भाई बीएस सावरकर द्वारा लिखी गई इस किताब हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा पर जोर देते हैं। यह किताब कुछ जगहों पर 1930 के दशक के जर्मनी के प्रति थोड़ी सहानुभूति प्रदर्शित करती है। थोड़ी सहानुभूति, अल्पसंख्यकों के संपूर्ण सफाई की जो बात करे पुस्तक, वो थोड़ी सहानुभूति होती है। कमाल है। जो उन दिनों के एक राष्ट्र के रूप में महान ऊंचाइयां हासिल करता लग रहा था। गोलवरकर ने, जो बाद में 1940 में संघ के नेता बने और 1938 में इस किताब का अनुवाद किया। वामपंथी ये बहाना बनाते हैं कि यह किताब गोलवरकर द्वारा लिखी गई और संघ की दीर्घकालिक नीति को प्रदर्शित करती है। हालांकि ये उन दिनों की उन सामान्य किताबों में से एक थी जिसका अध्ययन गोलवरकर कर रहे थे। फुटनोट 107, ऑर्गेनाइजर 19 मई 1998। तो शायद इस समय तक एनडीए की सरकार जो है वो सत्ता में आ चुकी थी। ये दावा होश उड़ा देने वाला झूठ है और ये स्पष्ट कर देता है कि आरएसएस सच को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोल सकता है और आज भी बोलते ही हैं। जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, बेशक मेरी पीठ पर डंडे मारो, तो तभी ऊना जैसी घटनाएं होती हैं और दूसरा दलित उत्पीड़न होता है। और जब वे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जगह जगह से होम शेल्टर जैसे केस भी निकल कर आने लगते हैं। आसिफा जैसा केस हो जाता है और हद तो ये कि आसिफा के आरोपियों को, बलात्कार के आरोपियों को बचाने के लिए हिंदू संगठन जो है वो प्रदर्शन करते हैं कि इनको रिहा किया जाए। तो इनकी कथनी और करनी में सदा से ही जो है डिफरेंस आप देख सकते हैं। फ्रॉली का ये लेख यह भी दिखाता है कि आरएसएस और उसके समर्थक तथ्यों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। ऐसा ही आजकल एक सोशल मीडिया पे एक और तथ्य आ रहा है जिसमें मोदी जी के पुतले को ट्रैक्टर में बांधकर खींचा जा रहा है या गाड़ी में बांधकर खींचा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन के दौरान की जाने वाली घटना है किसानों द्वारा, जबकि फैक्ट फाइंडिंग में या फैक्ट चेकर में ये बात साबित हो गई है कि ये जो है अमेरिका की घटना है। तो ये लोग सच को छुपाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रॉली गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा को बाबा सावरकर के नाम से जाने जाने वाले गणेश दामोदर सावरकर द्वारा लिखी किताब राष्ट्र मीमांसा अर्थात हिंदुस्तान का राष्ट्रीय स्वरूप से दिग्भ्रमित करने का प्रयास करने वाले अकेले हैं। अपने आप को आरएसएस का एक सिद्धांतकार बताने वाले राकेश सिन्हा भी इसी कहानी का तोता रट्टन निम्न शब्दों में करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि राकेश सिन्हा जी वही हैं जिनको कुछ साल पहले एक उन्मादी भीड़ ने घेर लिया था दलित समझकर और बड़ी मुश्किल से ये अपनी जान बचा पाए थे, ये कहकर कि ये संघ के कार्यकर्ता हैं। मैंने ये पोस्ट बाकायदा अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर की थी। आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं मेरी फेसबुक वॉल पे। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक ट्वीट करते हुए बताया था कि आज उन्हें एक्चुअल में पता चला कि आतंक किस चीज का नाम है और दलितों पर जो उत्पीड़न होते होंगे उससे वो कितने भयानक हादसे से गुजरते होंगे। आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा इस बात को। अब राकेश सिन्हा जी क्या कह रहे हैं ये सुनिए। राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनके खुले और उदार दृष्टिकोण के बावजूद इस्लामी विद्वानों और धर्मनिरपेक्ष सामाजिक विज्ञानियों ने उनके साथ अत्यंत सौतेला व्यवहार किया। तो मतलब राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर उनके क्या विचार हैं? राष्ट्रवाद के लिए जो हिंदू है सिर्फ वही राष्ट्रवादी हो सकता है और धर्मनिरपेक्षता के तो वे एकदम खिलाफ थे। उनके दृष्टिकोण के चयनित और संदर्भहीन उद्धरणों जैसा भारतीय अकादमिक जगत में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। पढ़े लिखे तो काफी थे, ये बात तो तय है, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल इन्होंने किस जगह किया?
वो और बात है। वे सबसे अधिक 1939 में प्रकाशित एक पुस्तक हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा से उद्धरण देते हैं। निश्चित रूप से एक व्यग्र और दिग्भ्रमित करने वाली समझ उस किताब की अंतर वस्तु को प्रभावित करती है। उस समय तक गुरुजी के आरएसएस के वैचारिक मिशन से जुड़े बहुत दिन नहीं हुए थे। तथ्य यह है कि वह किताब हम विद इन ब्रैकेट हम और हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा न तो संघ के और न ही परिपक्व गुरुजी के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने ये तब खुद भी स्वीकार किया था जब उन्होंने ये रहस्योद्घाटन किया था कि ये किताब में उनके विचार नहीं है, बल्कि ये जी.डी. सावरकर की किताब राष्ट्र मीमांसा का संक्षिप्त रूप है। फुटनोट 108। राकेश सिन्हा, श्री गुरुजी एंड इंडियन मुस्लिम्स, सुरुचि, दिल्ली 2006। असल में राकेश सिन्हा का यह दावा धनंजय कीर, जो खुद भी हिंदुत्व कैंप के बहुत नजदीक रहे हैं, द्वारा लिखी वी.डी. सावरकर की एक जीवनी में उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। कीर के विवरण के अनुसार 15 मई 1963 को दिए गए एक भाषण में, जिसे टेप पर रिकॉर्ड किया गया था, गोलवरकर ने यह स्वीकार किया कि आरएसएस द्वारा पढ़ी जाने वाली किताब हम बाबा राव सावरकर की किताब राष्ट्र मीमांसा का उनके विद इन ब्रैकेट गोलवरकर के द्वारा किया गया संक्षिप्तीकरण है। देखें धनंजय कीर, वीर सावरकर, पृष्ठ 527, पॉपुलर प्रकाशन, बंबई 1988। आरएसएस गोलवरकर के फांसीवादी विचारों को छिपाने के लिए तमाम तरह के झूठ का सहारा लेता है। ये रोज नए नए झूठ गढ़ता रहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई शैतानी चीज छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसके सिद्धांतकारों को विश्वास है कि कोई भी हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा या राष्ट्र मीमांसा तक पहुंच नहीं पाएगा। फुटनोट 109। लगभग 50 साल पहले इसका हिंदी संस्करण छपा और गुम हो गया। इसका दूसरा हिंदी संस्करण केवल 1994 में छप पाया। तो मतलब कितना लंबा डिफरेंस है दूसरे संस्करण में। और दूसरा संस्करण छापते वक्त कितनी हेरफेर की गई होगी। जब 1940 तक आते आते जब इसका 4th एडिशन निकला था, तब उसमें से एम.एस. अणे की लिखी गई भूमिका हटा दी गई थी। तो 50 सालों में तो कितना कुछ फेरबदल कर दिया होगा इन लोगों ने। जी.डी. सावरकर, राष्ट्र मीमांसा अर्थात हिंदुस्तान का राष्ट्रीय स्वरूप, द्वितीय संस्करण, राजधानी ग्रंथागार, 1994। तो आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम इस बारे में और ज्यादा बातें जानेंगे। तब तक आप विचार मंथन जारी रखिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली जानकारी के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।